अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के इम्पॉर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 29 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आल दो लेक्चर नंबर 28 में जब हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हवाले से थोड़ी सी बात की थी। खैर, आज हम दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी हवाले से आज हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं एक नज़र आपको आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन है जो कि हमने लेक्चर नंबर 28 में पढ़ी थी उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें। क्योंकि मैं ज़रा लेक्चर नंबर 28 ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है ज़रा उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। If A is an n cross n matrix, then a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x। इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स A है, हम लेट करते हैं, और इस स्केयर मैट्रिक्स A को जब आप किसी नॉन जीरो वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करें एंड कोई स्केलर हमारे पास लेमडा है उसको भी आप नॉन जीरो वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर आ जाएं तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो लेमडा है ये स्केयर मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। वो कहता है कि A अगर हमारे पास कोई n क्रॉस n स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n आर्डर का कोई स्केयर मैट्रिक्स है और लेमडा हमारे पास कोई स्केलर है, तो ये जो लेमडा है ये इस A की आइगन वैल्यू होगा अगर हमारे पास x जो है वो कोई नॉन जीरो वेक्टर हो such that Ax is equal to lambda x। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो एंट्री लिखी है उसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, तो Ax माइनस लैम्डा एक्स विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो लैम्डा एक्स पर टर्म है इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने आर्डर का होगा, जितने आर्डर का मैट्रिक्स A होगा उतने ही आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने चूज करना है। ठीक है, लैम्डा वैसे रहेगा I जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर उतना ही आर्डर होगा जितना A मैट्रिक्स का आर्डर होगा। Ix इज इक्वल टू 0। अब दोनों के अंदर आप x को कॉमन ले लें, जब दोनों के अंदर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस लैम्डा I इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको मैं नेम आउट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें हमारे पास ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू है इस A की, जो मैट्रिक्स A हमारे पास है उसकी जो आइगन वैल्यू है उसको हम लैम्डा कहते हैं, और हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास जो x वेक्टर है इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, ये बेसिकली इस A की आइगन वेक्टर है और लैम्डा जो है वो इस A का आइगन वैल्यू है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो किसी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड से ही होते हैं। ठीक है, कोई भी आइगन वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड करनी है और उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। खैर, हमारे पास ये एक होमोजीनियस सिस्टम है और इस होमोजीनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो हमने ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑफकोर्स एग्जिस्ट करता है कि अगर हम x की जगह 0 0 पुट कर दें तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन हमने क्योंकि उसने कहा है ना कि हमारे पास ये जो लैम्डा है वो इस A की आइगन वैल्यू होगा अगर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x, कि कोई नॉन जीरो वेक्टर x होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो होमोजीनियस इक्वेशन 1 है, बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये जो 1 जिससे मैंने बोला है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा I इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। ये बेसिकली एक थ्योरम है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है। ये जो इक्वेशन 1 है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा I इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो उसी केस में इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हमने पुट किया है
इस इक्वेशन को कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, होप सो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा मैं लेक्चर नंबर 29 को ओपन कर लेता हूं और लेक्चर नंबर 29 में जो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम एक नज़र देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है उसको फाइंड करना सीखेंगे। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको यूज करके हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताती है कि हम किस तरह से किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या सिंपली ये बताती है कि किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उसने देखिए लिख दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 0। इसको आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को जो नोटेशन है उसको यूज करके लिखें या इस डी टी लिख दें, एक ही बात है। where lambda is the eigenvalue and I is the identity matrix। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो lambda है ये इस A की आइगन वैल्यू है और ये जो I है ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका आर्डर जो है वो A के आर्डर के बराबर होगा। ओके, अब जरा हम एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A। ये हमारे पास एक 2x2 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन चले मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप बेशक लिख दें द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, यहाँ पे आपने लिखना है तो चले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पेपर में तो ये स्टेप्स आपने सारे लिखने हैं ना। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन characteristics equation of A वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये कैसे बनी है मैंने आपको सिखा दी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूँ। A माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, A माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने A मैट्रिक्स जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करनी है। दिस इज 2 3 माइनस 6 माइनस लैम्डा वैसे रहेगा और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए इस A का जो आर्डर है वो 2x2 है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लेंगे उसका आर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए। ओके, अब इस लैम्डा को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो हमारे पास यहाँ पे जो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 3 आएगा, और माइनस 6 माइनस लैम्डा, माइनस 6 माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आपने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो यहाँ पे मैं 1 में पुट करता हूँ और 1 में बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट है ना, तो यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस 6 माइनस लैम्डा आता है यहाँ पे माइनस 6 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो ये एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। इसको आप जो है ना वो बहुत आसानी से इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 to 3 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और राइट साइड पे 0 वैसे ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा, और यहाँ पे प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा करेंगे तो 4 लैम्डा आएगा, और यहाँ पे माइनस 9 और माइनस 12 करेंगे तो दिस इज माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपने बनाने हैं। तो इसके अगर आप मिड टर्म ब्रेक करें तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम दो फैक्टर्स के बनाते हैं। पहले में हमारे पास लैम्डा कामन है और दूसरे में 3 कामन है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लैम्डा हमने कामन लिया तो हमारे पास बाकी क्या बचा है, यहाँ पे लैम्डा प्लस 7 बच गया, और यहाँ पे माइनस 3 कामन है तो ये भी लैम्डा प्लस 7 ही बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा प्लस 7 दोनों में आप कामन लें,
और हमारे पास यहाँ से दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, ओके, विच इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों को इलादा जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे लेमडा की दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू -7 और लेमडा इज इक्वल टू +3। तो ये जो दो वैल्यूज है -7 और 3, ये इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज है, ठीक है। अब जरा मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ जो उसने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले तो उसने यहाँ पे लिख दिया है कि ये a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है, ये आइगन वैल्यू की डेफिनेशन से आई है। उसके बाद ये जो a माइनस लेमडा आई है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 आता है, और वो बेसिकली इस ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। उसने ये सारा वैसे ही किया जैसे मैंने आपको करके दिया। तो यहाँ पे आखिर में उसकी जो लेमडा की दो वैल्यूज़ आती हैं 3 और -7, वो बेसिकली इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ हैं। तो आप ये वाला कर लें, या जो मैंने आपको सिखाया आप सिंपल वो कर लें, वो दोनों ठीक है, ठीक है, इसमें दोनों में कोई जो है ना वो गलती नहीं है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये आपके पास एक 3x3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसने कहा है कि इसका आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी कुछ स्टूडेंट के लिए जो है ना थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपके पास कोई 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये है 2 3 1 5, तो इसका डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कि मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 विच इज इक्वल टू 7 आ गया। तो मतलब इस 2x2 आर्डर का जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 7 के बराबर है। लेकिन जब 2x2 से बड़े आर्डर के मैट्रिक्स आ जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? या तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंपल कर लें। अगर आप सिंपल नहीं करना चाहते तो आप क्या करना है, आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जरिए इसको एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इन वर्टिकल बार्स में मैं इन एंट्रीज को पुट करता हूँ 1 5 0 2 4 -1 और यहाँ पे 0 -2 0। इस 3x3 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर तो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स जो हैं और सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुछ एलिमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो मतलब वो वाली टेक्निक तो यहाँ पे फेल हो जाती है। लेकिन हमने करना ये है कि जब 3x3 या उससे बड़े आर्डर के मैट्रिक्स होते हैं तो या तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक फार्मूला भी होता है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में पढ़ा है, या आप फार्मूला को यूज़ कर लें, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जरिए इसको एक्सपेंड करके 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में रेड्यूस करें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्सपेंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपेंड बाय यूजिंग R1, मतलब जो पहली रो है ना ये वाली, इस पहली रो के जरिए आपने इस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन कैसे परफॉर्म होगी? इस पहली रो का ये जो पहला एलिमेंट है इसको आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। पहला एलिमेंट आपने प्लस के साथ लेना है, दूसरा माइनस के साथ और तीसरा फिर प्लस के साथ। यहाँ पे +1 प्लस और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा चाहे वो +1 हो या -1 हो, ठीक है। अब ये जो 1 है जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है आपने उसको डिलीट करना है। देखिए 1 जो है ना वो पहली रो के अंदर है और पहले कॉलम के अंदर है। इसको अगर आप डिलीट करें तो हमारे पास बाकी जो बचता है उसको 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में लिख लें, 4 -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। उसके बाद जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 5, उसको आपने अब माइनस के साथ लेना है। यहाँ पे ये माइनस के साथ आपने इसको लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 माइनस इंटू जो भी नंबर होगा यहाँ पे -5 आ गया। और यहाँ पे जो 5 है जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर आप उसको डिलीट करें, बाकी जो भी बचता है उसको आप यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 जो पहली रो के अंदर है और दूसरे कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे जो बाकी एंट्रीज बचती हैं उसको आपने 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में लिखते रहें। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास नंबर है पहली रो का उसको आपने अगेन प्लस के साथ लेना है, +0 और 0 जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसको आपने डिलीट करना है और बाकी जो भी बचता है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर इस लास्ट वाली एंट्री को अगर हम देखें, इसमें अगर यहाँ से बेशक हमें कोई भी वैल्यू मिले लेकिन बाहर 0 है तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। बाकी मतलब हमने पहली दो को ही सॉल्व करना है, तो पहली दो को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होती है। 1 तो वैसे रहेगा। अब इस 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आएगा, -5 ऐसे रहेगा। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और बीच में माइनस का साइन आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0।
तो बाकी हमारे पास जो आंसर बचता है मैं आपको बता देता हूँ, 1 -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 आएगा ना, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में 0 है तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बेसिकली -2 के बराबर है। ठीक है, आप इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जरा मैं इसको रेज करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसने इसका सोल्यूशन किया है। यहाँ पर उसने क्या किया है कि इसको रो ऑपरेशन में लेके गया है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, देखिए उसने रो ऑपरेशन यूज किए और इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके गया। और जब एचेलॉन फॉर्म में लेके गया तो हमारे पास ये जो हमारे पास आखिर में मैट्रिक्स बने हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना है ये वाला एचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके मेन डायग्राम के नीचे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर हो या लो ट्रायंगुलर हो या सिंपली ट्रायंगुलर हो, उस केस में जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो उसके मेन डायग्राम के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रीज ऑन द मेन डायग्राम। तो यहाँ पे जो मेन डायग्राम के ऊपर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 -2 और -1, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो +2 आता है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था वो आई थिंक तो -2 मैंने लिखा था, लेकिन वो शायद गलती होगी हो, लेकिन इसका आंसर +2 होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या किया कि थोड़ा सा मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब गिवन मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके गया। जब गिवन मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएगा तो उसके बाद जो मेन डायग्राम के ऊपर एलिमेंट्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने आपको बताया आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स ट्रू हैं, या फार्मूला को यूज़ करके भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो क्या आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पहले भी पता है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, तभी मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ए और बी हमारे पास जो है ना वो कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर n है। देन ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो ए मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल होगा अगर हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना हो। उसकी वजह क्या है, हमारे पास इन्वर्टिबल का मतलब है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल आ जाए, उस केस में तो ये तो 1/0 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ए का जो इन्वर्स है या ए इन्वर्टिबल उसी वक्त होगा जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही होते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको होप्स हो कि पता हो। ओके, दूसरी हमारे पास ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है ना वो बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी भी है डिटर्मिनेंट की। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है इस थ्योरम की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि ए हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मैंने कुछ पास्ट पेपर किए हैं जिसमें जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आए हुए थे। उसके बाद चौथी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज सिंगुलर, इफ ए इज ट्रायंगुलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमारे पास जो ए है ना वो कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या सिंपल उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ रो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ऑन ए डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। वो कह रहा है कि ए रो रिप्लेसमेंट मतलब एक रो को दूसरी रो के साथ रिप्लेस करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, a row replacement operation on A does not change the determinant। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, a row interchange change the sign of determinant। अच्छा, ये जो रो रिप्लेसमेंट वाला है ना इसकी मुझे सही तरह से अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही,
वो कह रहे हैं कि जब दो रोज को हम इंटरचेंज करेंगे ना, लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या आता है 4 माइनस 6 करेंगे, 4 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अगर हम रोज को चेंज करते हैं, पहली रो को दूसरी रो बना देते हैं और दूसरी रो को हम पहली रो बना देते हैं, तो उस केस में साइन चेंज होगा डिटर्मिनेंट का। तो ये 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। देखिए -2 था, ये +2 है। तो ये जो एफ हमारे पास स्टेटमेंट है ना, इसका ये मतलब है कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर रोज को रिप्लेस करेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास ई स्टेटमेंट है, इसको पहले मैंने गलत बताया था आपको। a row replacement operation on A does not change the determinant। इसमें मेरे ख्याल से ये है कि किसी भी रो के ऊपर जब आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उस केस में जो है ना वो उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता, लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इसको मैं चेक करके आपको दोबारा से बता दूँगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी में जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है थ्योरम की, वो क्या कह रहा है, a row scaling also scales the determinant by the same scalar factor। वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास जो पहली हमारे पास देखें, यहाँ पे पहली रो है, इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना पहली रो को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें भी आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी ये -4 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 4 × 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, -4 × 3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको दोबारा से लिख के बता देता हूँ। लेट मी शो यू अगेन। हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट लें तो 4 माइनस 6 आंसर क्या आता है, -2 आता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहली रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक रो ऑपरेशन है। 2 4 3 4, पहली रो को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जरा इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये 8 माइनस 12 तो आंसर क्या आएगा, -4। और -4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × -2। देखिए ना, मैंने पहली रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर में जो डिटर्मिनेंट आता है उसको भी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तभी -4 आंसर आता है ना। तो इस वजह से ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जब आप किसी एक रो को स्केल करते हैं, मतलब किसी एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर डिटर्मिनेंट आता है उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, होप सो कि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं, इसमें बस ये एक प्रॉपर्टी रहेगी, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, ये भी मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या आगे मूव करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं इन यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कि किसी भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है डिटर्मिनेंट्स की, ये बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। एग्जांपल नंबर 3 के पार्ट ए में हमने इस मैट्रिक्स ए जो कि एक स्केल मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इसके आइगन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद बी पार्ट में ग्राफ द आइगन स्पेसेस ऑफ ए इन एन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने आइगन स्पेसेस जो ए की होंगी उसको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्लॉट भी करना है। पिछली एग्जांपल में मैं आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी स्केल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस एग्जांपल में जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है वही आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इस मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें, i की वैल्यू पुट करें, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसे a माइनस लेमडा आई का नाम हमने दिया है। और इसका डिटर्मिनेंट जो आप यहाँ पे जो है ना वो लेफ्ट साइड पे इसको एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इक्वल टू 0 तो हमने पुट किया हुआ है क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी जो कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज है। मैं आपको इधर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो उसमें देखें आपके लेमडा आई माइनस ए मैट्रिक्स कैलकुलेट किए हैं। ये ए माइनस लेमडा आई कर लें या लेमडा आई माइनस ए कर लें, एक ही बात है। मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ इसकी वजह क्या है। क्योंकि हमारे पास जो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन होती है वो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो लेमडा है वो इससे ए का आइगन वैल्यू है। अब ज़रा हम राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x को कॉमन लें तो हमारे पास ये a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको a माइनस लेमडा आई मिल गई। अच्छा, जब आप यहाँ पे ए एक्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो लेमडा माइनस ए जो है ना वो लेमडा आई माइनस ए आपको मिल जाएगा। मैं आपको देख के समझा देता हूँ।
अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो लेमडा एक्स माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप लेमडा एक्स टर्म को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये लेमडा आई माइनस ए इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, ये दोनों हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करें तो वो ये बनता है से की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो। तो बाय द वे यहाँ पर उसने इसको सबसे पहले लेमडा आई माइनस ए को कैलकुलेट किया है, इसकी ये वैल्यू आ गई। अब इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट जो है पुट करना है लेफ्ट साइड पे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में और पुट करना है 0 के इक्वल। तो यहाँ से लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं और यहाँ से लेमडा की हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, लेमडा इज इक्वल टू -2 और लेमडा इज इक्वल टू 5। ये गिवन मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यूज जो है ना वो आपको मिल गई हैं। तो इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो है ना वो आपने आइगन वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि वो कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन थी जिसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इसको जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आए और उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म आती थी ना हमारे पास ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने लेमडा की वैल्यू पुट करनी है, लेमडा की वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये वाली वो इक्वेशन है ना, ठीक है। इसमें आप लेमडा की वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्योंकि R2 की बात कर रहे हैं तो ये जो x हमारे पास वेक्टर है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, ठीक है। लेमडा की वैल्यू पुट की। अब पहला जो केस है उसमें हम लेमडा की वैल्यू -2 पुट करते हैं। लेमडा की वैल्यू -2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे, मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है, वो बेसिकली आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लेमडा इक्वल टू -2 उसने यूज़ किया इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से -3 -4 x y इक्वल टू 0 0 आ गया। ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें x y अननोन है। x y की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना लेते हैं। इसके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनती है वो -3x -3y इक्वल टू 0 आती है और यहाँ से -4x -4y इक्वल टू 0 आता है और यहाँ से आपको x इज इक्वल टू -y मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो y है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो t के बराबर है। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसमें आप 3 को कॉमन ले लें, -3 को, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरी इक्वेशन तो वैसे ही लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -y। तो y को अगर आप t सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि y जो है वो t के बराबर है, तो यहाँ से दो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, x विल बी इक्वल टू -t। तो ये x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू जनरल t आ गया। तो हमारे पास यहाँ से x जो हमारे पास आइगन वेक्टर था उसकी दो एंट्रीज हैं ना, x y, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें -t, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, दोनों के अंदर से t कॉमन है तो हमारे पास ये आ जाएगा e इंटू -1 ये हमारे पास जो -1 है ना, ये मैट्रिक्स A का जो है ना आइगन वेक्टर है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -2 और ये इंडिपेंडेंट है और बाकी सारे जो है ना वो डिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, क्योंकि t की जगह आप यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू रखते जाएं तो आपको जो है ना वो इस लैम्डा इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो आइगन वेक्टर्स जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपने जस्ट कोई मैट्रिक्स A है उसको आप इस x और y की जो वैल्यूज हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको दोबारा से ये -2 x मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने कैसे मल्टीप्लाई किया इसको, ये A है और ये x है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये जो -2 है ना ये आपको आइगन वैल्यू मिल गई है, क्योंकि हमने आइगन वैल्यू -2 यूज़ की थी ना, वो आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x है ये वाला -t और t ये करेक्ट आंसर है। तभी हमें पता चला क्योंकि ax को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो -2x हमें मिल गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये लैम्डा इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिला है वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि अब जो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 5 है उसको भी आपने ऐसे ही करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आप लैम्डा की जगह जो है ना वो 5 पुट करने हैं। जब आप 5 पुट करेंगे तो यहाँ से 5 - 1 होगा तो 4 आ जाएगा, -3 -4 और 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ ये हमारे पास वो होमोजीनियस सिस्टम है। इसको भी दोबारा आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखा। जब आप इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से x जो है ना वो 3/4t के बराबर आ जाता है और y जो है वो t के बराबर आ जाता है, क्योंकि y हमारे पास जब फ्री वेरिएबल है तो y को हमने t सपोज कर दिया तो हमारे पास y इज इक्वल टू t आ गया और x इज इक्वल टू 3/4t आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आइगन हमारे पास वेक्टर है x, जिसकी x और y दो एंट्रीज हैं, आपने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों के अंदर से t कॉमन लिया तो ये आ गया। ये हमारे पास जो वेक्टर है ना ये गिवन मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है।
और बाकी टी की जगह यहाँ पे 0 की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको बाकी सारे जो आइगन वेक्टर्स हैं वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इसको चेक भी कर लिया है कि हमारे पास ये जो x इज इक्वल टू 3/4 t और t आया है, ये बाकी हमारे पास इस मैट्रिक्स A का जो है ना वो आइगन वेक्टर है। हमें कैसे पता चला? हमने जब जो है ना वो A और x को मल्टीप्लाई किया, देखिए उसने यहाँ पे A और x को मल्टीप्लाई किया, ये A है और x की वैल्यू हमने ये फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू मिली है वो 5 मिली है, क्योंकि लेमडा हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना वो हमारे पास ये एक आइगन वैल्यू है और इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने x फाइंड किया था। तो देखिए जो आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया है x, ठीक है, उसको और a को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से 5 ही मिलता है, मतलब लेमडा की वैल्यू 5 ही मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये आइगन वेक्टर भी करेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा है कि हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू -2 और लेमडा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स बनते हैं उन आइगन वेक्टर्स को इकट्ठा करें, ठीक है, तो हमारे पास एक स्पेस बनती है, उसके अंदर 0 वेक्टर भी शामिल करें तो हमारे पास उस स्पेस को हम आइगन स्पेस बोलते हैं। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आइगन स्पेस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आते हैं उन आइगन वेक्टर्स को 0 वेक्टर्स के साथ मिला दें तो हमारे पास एक पूरी स्पेस बनती है जिसे हम आइगन स्पेस कहते हैं, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स के लिए। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं पार्ट बी में, the eigenspaces corresponding to lambda is equal to -2 and lambda is equal to 5 can be sketched from the parametric equation 3 and 5। अब lambda is equal to -2 के करस्पॉन्डिंग जब हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया था तो यहाँ पे दो हमारे पास जो है ना वो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनी थी, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर t को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो x इज इक्वल टू -y आ जाएगा और x इज इक्वल टू -y जो है ना उसकी जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, x इज इक्वल टू -y या y इज इक्वल टू -x, एक ही बात है, ये वाली इक्वेशन बनती है जिसमें लैम्डा जो -2 के बराबर है। और उसके बाद जो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जब हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए थे तो इसमें हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनी थी वो ये वाली बनी थी, x इज इक्वल टू 3/4 t और y इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर आप t को जो है ना वो यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/4 y आ जाएगा या y इज इक्वल टू 4/3x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4/3x की जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 4/3x, उसकी ये वाली इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो आइगन हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो लैम्डा इज इक्वल टू 5, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो किसी भी वेक्टर को स्केल करती हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आइगन वैल्यू ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब हम आइगन वैल्यूज ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात करते हैं। जिस तरह से हमने 2x2 या 3x3 आर्डर के स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ना वो हमने फाइंड किए हैं, इसी तरह से आप जो n क्रॉस n आर्डर का मैट्रिक्स होगा उसकी आइगन वैल्यू भी आप इसी प्रोसीजर से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होगा कि देखिए जब हमने 2x2 आर्डर की स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ किया तो हमें एक स्केलर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करना पड़ा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो है ना फैक्टर्स बन गए। जब हम 3x3 आर्डर के स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जब हम उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन को डील करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब n क्रॉस n आर्डर का हमारे पास कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में जब उस n क्रॉस n मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक nth आर्डर के पोलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम जो अवेलेबल मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम यूज़ करके फिर हम उनकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 है, हम इसकी बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास एक 3x3 आर्डर का एक स्केलर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। इसकी आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको हम यूज़ करेंगे। वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, आई हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी एक 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स होगा। उसको जब हम फाइंड करेंगे ये a माइनस लैम्डा आई कर लें या लैम्डा आई माइनस a कर लें, एक ही बात है। ओके, उसने यहाँ पे इसको फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आ गई, ठीक है, और इसको उसने एक्सपैंड किया और 0 के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि ये इक्वल टू 0 है ना। तो हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई और इस क्यूबिक इक्वेशन को भी आपने फैक्टराइज करना है। सो क्वाड्रेटिक को तो आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, आप क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन का जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास ये जो है ना ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये वाली, इसको आपने फैक्टराइज करना है और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो लास्ट में हमारे पास नंबर लिखा होता है ये वाला, ये 4 नंबर है हमारे पास, इसके जो फैक्टर्स हैं
मतलब जो इसको प्रॉपर डिवाइड करता है, कौन कौन से नंबर करते हैं, +1 +2 और ±4। ठीक है, +-1 +-2 और +-4, इस 4 नंबर के जो है ना वो फैक्टर्स हैं जो कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्योंकि लेमडा यहाँ पे अननोन है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेमडा की वैल्यू जो है ना वो 1 जो है ना वो चूज़ करें और चेक करें कि क्या है लेमडा इज इक्वल टू 1 जो है ना वो इस क्यूबिक इक्वेशन जो 8 नंबर पे इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो मतलब जो लेमडा इज इक्वल टू 1 है ना, जब आप उसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे लेमडा की जगह 1 पुट करें तो 1 का क्यूब -8 इंटू 1 का स्क्वायर +17 इंटू 1 -4 इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही आता है, -8 +17 -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करें तो ये -8 प्लस -4 करेंगे तो -8 -4 -12 हो जाएगा और -12 +17 करेंगे तो हमारे पास +5 आएगा और +5 +1 करेंगे तो 6 आता है। 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1 जो है ना वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो बाकी भी आपने ऐसे ही चेक करने हैं। उसके बाद लेमडा इज इक्वल टू -1 करें, 2 करें, -2 करें, 4 करें, -4 करें। तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि लेमडा इज इक्वल टू 4 जो है ना वो इसका एक सोल्यूशन है। तो मतलब लेमडा इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है, तो मतलब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएंगी, मतलब 0 बराबर होगा 0 के। तो ये जो लेमडा इज इक्वल टू 4 है, इस 4 को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो लेमडा -4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। तो मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका एक फैक्टर तो हमें ये मिल गया। तो बाकी बेसिकली जो बचेगी वो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है। और ये वाली कहाँ से आई है हमें कैसे पता चला है? ये हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन को हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी वैसे किया था, लेक्चर नंबर 27 में किया था शायद। तो क्योंकि हमें पता चल गया कि लेमडा इज इक्वल टू 4 जो है ना वो इसका सोल्यूशन है। तो आप इस क्यूबिक इक्वेशन को आपने ना इसकी जो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो अननोन के कोफिशिएंट्स है ना उनको आपने लिखना है। सबसे पहले आपने इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ अननोन लिखना है। देखिए लेमडा का क्यूब है, लेमडा का स्क्वायर, लेमडा की पावर 1, लेमडा की पावर 0। तो यहाँ पे इन सारों के जो कोफिशिएंट्स है उसको आपने यहाँ पे लिखना है 1 -8 थोड़ी सी स्पेस के साथ, 17 -4 यहाँ पे अपनी लाइन लगानी है और यहाँ पर भी लाइन लगानी है। और जो सोल्यूशन आपको पता है वो आपने यहाँ बाहर लिखना है। लेमडा इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है ना, एक फैक्टर जो हमें मिला है उसको हमने बाहर लिखा। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना होता है, इस 1 को आप नीचे लेके आते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें तो -4 बचता है, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है और यहाँ पे 1 बचा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया और इसको ऐड करें तो ये 0 आता है, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो मतलब ये जो बाहर लिखा हुआ है ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, ये जो नंबर्स नीचे लिखे हैं 1 -4 1, आपने गिवन इक्वेशन की एक पावर कम करके इन कोफिशिएंट्स को यूज़ करके और लेमडा को यूज़ करके आपने इक्वेशन बना लेनी है। तो 1 लेमडा का ये क्यूब है तो स्क्वायर आ जाएगा, -4 लेमडा +1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई और एक लेमडा इज इक्वल टू 4 से लेमडा -4 एक फैक्टर आपको मिल गया। तो ये बेसिकली इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0 वैसे रहा। अच्छा, अब आप लेमडा -4 को इलादा से 0 के इक्वल पुट करें और लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +1 को इलादा से 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से आपको लेमडा की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पर उसने किया हुआ है, लेमडा -4 को इलादा से 0 के इक्वल पुट किया तो लेमडा इज इक्वल टू 4 आ गया और उसके बाद लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसकी 3 हमारे पास जो आइगन वैल्यूज है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब देखिए वो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था, अब हमारे पास ये एक 4x4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको आपने जो है ना लिखा सबसे पहले, और वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, इसके फैक्टर्स बने हैं, अगर फैक्टर्स नहीं बने मतलब इस फॉर्म में हो अगर, ठीक है, इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बनी है ना। अगर ये वाली फॉर्म आपको ऑफकोर्स आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही वाली फॉर्म आपको मिलेगी। तो इस फॉर्म को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। इन तीनों फैक्टर्स को आप चारों फैक्टर्स को आप अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से लेमडा की आपको 4 वैल्यूज मिलेगी। लेकिन लेमडा इज इक्वल टू 5 इस पहले से मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर है ना तो यहाँ पे लेमडा की 2 वैल्यूज आएंगी। लेमडा 1 इज इक्वल टू 5
और लेमडा 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5। उसके बाद हमारे पास इसको 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से लेमडा 3 जो है ना उसको उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी और लेमडा 4 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से 4 आपको आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या उसके फैक्टर बनाना बहुत ईजी है, वहाँ से आपको जो है वो लेमडा की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन जब क्यूबिक इक्वेशन हो या उससे बड़े आर्डर की हो तो उस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि उसको आपने कैसे फैक्टराइज करना है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, ठीक है, और उसको आपने फैक्टराइज करना है। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अ 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स इज। ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया आपको, ठीक है। आपके पास देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जब आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 6 क्रॉस 6 आर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए जो आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा वो हमारे पास ये आएगा, अल्फा 6 माइनस 4 अल्फा 5 माइनस 12 अल्फा 4, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो इसके ये फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, उसने बता दिए है। अच्छा, यहाँ पर आप इस सारे को इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट जो है ना वो इक्वल टू 0 आता है। पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास लेमडा की 6 वैल्यूज आ जाएंगी। जितनी आर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा उतने ही हमारे पास लेमडा की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 6 आर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है तो हमारे पास लेमडा की जो वैल्यूज आएंगी वो भी 6 आएंगी। लेकिन यहाँ पे लेमडा की जो है ना एक वैल्यू 0 आएगी, वो 4 दफ़ा रिपीट होगी। लेकिन ना लेमडा की पावर 4 वाला जो फैक्टर है, जब आप इसे 0 की इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से लेमडा की 4 वैल्यूज आपके पास आती हैं। लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा 3 इज इक्वल टू 0 और लेमडा 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद लेमडा माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा जब आप इस लास्ट वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो आप इस फॉर्म में भी लिख लें इसको, ठीक है। या आप यहाँ पे उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको रेज करता हूँ, द आइगन वैल्यूज आर 0 मल्टीप्लिसिटी 4, मतलब 0 4 दफ़ा जो है ना वो रिपीट हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी 4। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 6 मल्टीप्लिसिटी 1, क्योंकि 6 जो है ना वो एक दफ़ा आया है तो 6 मतलब मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा, और यहाँ पे -2 जो है ना वो भी एक दफ़ा आया है तो मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो क्या कहता है कि वी कुड आल्सो लिस्ट द आइगन वैल्यूज इन एग्जांपल 6 एज। इन आइगन वैल्यूज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक्टिविटी है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है और इसके आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले एक एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 में आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ना हुआ तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है MTH 501 का, उसको ज्वाइन करें, उसमें भी आप कमेंट करें, जो है ना वो किसी भी टाइम आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ये मसला है, इस क्वेश्चन में मसला है, इस डेफिनेशन में मसला है, तो हम आपको गाइड कर दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी क्या होती है, लेट A and B be 2 n cross n matrices. A is said to be similar to B if there exists an invertible matrix B such that P inverse AP is equal to B. अगर A और B हमारे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो A जो है ना वो B के सिमिलर होगा अगर कोई मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है जो कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू P, ठीक है। और यहाँ से आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P B P इनवर्स, मतलब ये P इनवर्स उस साइड पे ले जाएं और P को भी उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये A इज इक्वल टू P B P इनवर्स आ जाएगा। रिप्लेसिंग Q बाई P इनवर्स, अब P इनवर्स को Q से रिप्लेस करें तो यहाँ से आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब A जो है ना वो B के सिमिलर है और B जो है वो A के सिमिलर है, समझ गए। ओके, आगे हमारे पास सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी हम बात कर लेते हैं। द एक्ट ऑफ चेंजिंग A इंटू P इनवर्स AP, मतलब A को P इनवर्स AP में चेंज करना, इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नीचे एक थ्योरम है इसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। इफ़ n क्रॉस n मैट्रिसेस A and B आर सिमिलर, मतलब A और B अगर एक दूसरे के सिमिलर हो, सिमिलर का क्या मतलब है कि जो हमारे पास B है ना उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, P इनवर्स AP इज इक्वल टू B, या A को हम इस फॉर्म में लिख सकें P B P इनवर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली A और B एक दूसरे के सिमिलर होने का क्या मतलब है कि ये इस फॉर्म में अगर हम इन दोनों को लिख सकें, ठीक है। इफ n क्रॉस n मैट्रिसेस A and B आर सिमिलर देन दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड हेंस द सेम आइगन वैल्यूज।
कि बहुत सिंपल सा हमें एक थ्योरम है जिसमें हमें बहुत कुछ बता दिया है कि अगर ये दो सिमिलर मैट्रिक्स हों तो उस केस में जो उनकी आइगन वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होंगी, ठीक है, वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी। इसकी प्रूफ को करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये जो सिमिलैरिटी होती है दो मैट्रिक्स की या जो रो इक्विवेलेंस होती है, दोनों डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं या दो मैट्रिक्स जो है ना एक दूसरे के रो इक्विवेलेंस हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन टू डायनामिकल सिस्टम्स। अब डायनामिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। डायनामिकल सिस्टम इज द वन विच इवॉल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे सिस्टम जो पैसेज ऑफ वक्त गुजरने के साथ साथ इवॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिकल सिस्टम। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द एवेल्युएशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम को एवेल्यूएट करने के लिए जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट है वो जो है ना वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है -95 0.95 0.03 0.05 0.97। Analyze the long-term behavior of a dynamical system defined by xk plus 1 is equal to axk, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. With x naught, ये हमारे पास इनिशियल गेस जो है वो गिवन है, x naught is equal to 0.6 0.5। सबसे पहले तो हम जो मैट्रिक्स ए है उसकी हम एगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। एगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे दो जो है ना वो आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 0.92, ये दो आइगन वैल्यूज आपको मिल गई। अब इन दोनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो भी आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो होमोजीनियस इक्वेशन बनती है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। x1 इज इक्वल टू 3/5t और x2 इज इक्वल टू t। x2 हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, ओके। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 जो आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 को आप गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, आपने इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करना है। a माइनस लैम्डा आई x विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई जो है ना उसके अंदर आपने लैम्डा की वैल्यू जो है ना वो 5 रखनी है। लेट मी चेक कि वो 5 ही है कि कुछ और है। यस, लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 को आपने पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास ये जो होमोजीनियस सिस्टम बनेगा ये वाला, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये दो इक्वेशंस बनेगी। यहाँ पे हमारे पास जो x2 है वो फ्री वेरिएबल है। x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -t। Thus the eigenvectors corresponding to lambda is equal to 1 and lambda is equal to 0.92 are multiples of v1 and v2। ये बात उसने कैसे लिखी है जरा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास lambda is equal to 1 के करस्पॉन्डिंग ये दो इक्वेशंस आई थी। इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ ये x1 ये x2 है और x1 और x2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये वाली, इनको आपने यहाँ पे प्लग इन करना है। 3/5t और यहाँ पे सिंपल t आ जाएगा। अब दोनों के अंदर से आपने t को जो है ना वो कॉमन लेना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 1। इसको उसने कह दिया कि ये v1 है, ठीक है, ये v1 है हमारे पास वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास इसको आपने याद रखना है, इसको मैं रेज करता हूँ। नीचे हमारे पास जो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 है, ये वाला हमारे पास जो मैट्रिक्स है, सॉरी हमारे पास ये जो आइगन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया है वो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से x1 इज इक्वल टू t है और x2 इज इक्वल टू -t है। इसको आप यहाँ पे आइगन यहाँ पे पुट करें इसकी जगह पे। ये जो है ना ये x1 और x2 की वैल्यू पुट की तो ये t -t आ गया। दोनों के अंदर से t को जो है ना वो कॉमन लें तो यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 है, इसको हम सही करके लिख देते हैं। -t है तो ये t कॉमन लिया तो ये -1 बचेगा। इसको उसने कह दिया कि ये v2 है। तो मतलब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू -0.92 हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो बेसिकली जो है ना वो v1 और v2 के मल्टीपल हैं। मतलब v1 और v2, ये v2 और पिछला हमने v1 उसको कहा था ना, तो ये बेसिकली इनडिपेंडेंट जो है ना वो आइगन वेक्टर्स हैं और इनके मल्टीपल जो है ना वो सारे वेक्टर्स जो है ना वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 के करस्पॉन्डिंग जो है ना वो आइगन वेक्टर्स हैं।
यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, दस द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.92 आर मल्टीपल्स ऑफ v1 एंड v2। मतलब यहाँ पे t की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, ठीक है, और ऊपर वाले हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया था उसमें भी आप t की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमारे पास ये v1 और v2 के मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे, मतलब आइगन वेक्टर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा था, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट जो हमारे पास इनिशियल गेस दिया हुआ है उसको हमें यूज़ करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द गिवन एक्स नॉट इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। अब जो हमारे पास एक्स नॉट गिवन है उसको हमने v1 और v2 के टर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म हम लिख सकते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। तो यहाँ पे c1 और c2 जो है ना, आप इस लीनियर कम्बिनेशन को प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ए कॉलम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो c1 c2 है इसको आपने एक साइड पे रखना है। ये जो v1 v2 हमारे पास है, ये v1 आपके पास है, v2 भी है, ये वाले हैं v1 v2, इनको यहाँ पे प्लग इन करें, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो इसका इन्वर्स हो जाएगा और उसको आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब v1 v2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये मैट्रिक्स आया, इसका इन्वर्स आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे इन्वर्स जो वो कैलकुलेट कर ली है, जो कि -1/8 -1 -1 -5 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर और एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली हमारे पास जो c1 और c2 की वैल्यू है वो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। c1 इज इक्वल टू 0.125 और c2 इज इक्वल टू 0.225 आता है, बिकॉज v1 एंड v2 इन इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के अंदर जो v1 और v2 है, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन 1 है। इसमें जो v1 और v2 है वो क्या कह रहा है, आर आइगन वेक्टर्स ऑफ a, ये a के आइगन वेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं विद a v1 इज इक्वल टू v1, ठीक है। a v1 इज इक्वल टू v1 कैसे आया है, क्योंकि हमारे पास जो आइगन वैल्यू थी ना लैम्डा की वैल्यू वो 1 थी, 1 के करस्पॉन्डिंग ही हमें v1 मिला था और 0.92 के करस्पॉन्डिंग ही हमें v2 मिला था। तो इस वजह से a v1 जो है ना वो v1 के बराबर है और जो a v2 है वो किसके बराबर है, 0.92 जो कि आइगन वैल्यू है, यहाँ पे v2 हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें यहाँ पे इन दोनों को लिखा है। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि एक्स के जो है ना हमारे पास, एक्स के कैन बी, ये जो हमारे पास एक्स के है, एक्स के कैन बी कंप्यूटेड एज, एक्स के किसके बराबर था, एक्स के प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के था ना, ऐसा था। जो एक्स के ये कैसे कंप्यूट करेंगे, एक्स के कैन बी कंप्यूटेड एज x1 इज इक्वल टू ए एक्स नॉट, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे एक्स के प्लस 1 जो है वो ए एक्स के बराबर है ना, तो मतलब ये जो अगली वैल्यू होगी वो पिछली वैल्यू के a के साथ प्रोडक्ट के बराबर होगा, ए एक्स नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू ए एक्स नॉट हो जाएगा विच इज इक्वल टू c1 ए v1, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ए v1 प्लस ए v2 है ना। तो यहाँ पे सॉरी एक्स नॉट की वैल्यू है वो c1 v1 है प्लस c2 v2 है, ये ऊपर हमने लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू है, ये एक्स नॉट को हमने इस तरह लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था। ओके, अब यहाँ पे उसने ए को भी बीच में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि x1 जो है ना वो जो जनरल फार्मूला था एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स के, उसमें जो x1 होगा वो ए एक्स नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो c1 ए v1 प्लस c2 ए v2 आ गया। ये जो ए v1 है ये v1 के बराबर है और जो ए v2 है ये 0.92 ए v2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये हमारे पास इधर से ए v1 से आप v1 पुट करें तो ये आ जाएगा और ए v2 की जगह 0.92 और पुट करें इंटू v2 तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं आता, ठीक है, इसको आप रेज कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास x2 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद x के इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्म आती है वो इसकी ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर x1 की ये वैल्यू आती है और x2 की वैल्यू देखें ना, x1 और x2 की वैल्यू में फ़र्क सिर्फ यही है कि 0.92 का स्केयर आ जाता है, ठीक है, इसका स्केयर आ जाएगा। तो जब हम जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.92 की पावर किया जाएगा, तो ये हमारे पास ये xk की वैल्यू आ गई। अब xk की ये वाली वैल्यू है जिसमें हमारे पास जो v1 है उसकी वैल्यू पुट कर दें और v2 की भी वैल्यू पुट कर दें। दिस एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर xk गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन हमें देगा। xk हमने फाइंड कर लिया, उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको xk प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको सॉल्यूशन ज़रा दिखा देता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एज k गोज टू इन्फिनिटी, जब k इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास 0.92 की पावर इन्फिनिटी जो टेंस टू 0 हो जाएगा एंड xk टेंस टू
एक्स के की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओवरऑल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल 8 है। एग्जांपल नंबर 8 में भी आपने कुछ ऐसे ही करना है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसकी आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे आप ए माइनस लेमडा आई सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड करें, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी दो आइगन वैल्यूज़, आपको लेमडा की दो आइगन वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी और लेमडा की ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी और मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ है। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को भी ख़त्म किया। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का ये जो पहला सवाल है, पहले 12 जो सवाल हैं, इसमें आपने जस्ट जो है ना आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बहुत इजी है ये, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और जो आइगन वैल्यूज़ हैं इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक जो है ना वो आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और जो है ना वो उन आइगन वैल्यूज़ में अगर कोई रिपीट हो रही है तो वो भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। बहुत आसान सा ये लेक्चर था जिसमें हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ना वो हमने कैलकुलेट की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।